जितनी बड़ी भूमिका बन गई है उतनी बड़ी कविता है नहीं मेरे पास, बिल्कुल डरा हुआ हूं मैं। लेकिन आपने जिस तरीके से सुना है, देखो 5 कवियों ने मिलकर 12 बजा दी मंच की, मतलब कवि सम्मेलन की टाइमिंग से, टाइमिंग की बात है, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन एक जब शुरू हुआ कवि सम्मेलन तो बहुत से लोग थे यहाँ, पूरा पांडाल खचाखच था, सबने अपनी कोशिश की, धीरे धीरे लोग कम हुए। बची खुची जिम्मेदारी मेरे को दी है कि बेटा अब इनको तू भेज, मैं कोशिश करता हूं। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि जब वो भीड़ थी ना, तब भी कविता सुनने वाले उतने ही लोग थे जितने अब मौजूद हैं। ये मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी बात की थी जिस पे ताली आ सकती थी, ये चापलूसी कहते हैं। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ूंगा और चौथी पंक्ति के बाद ये तय कर लूंगा कि यहां से मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। जब कोयलें भी कौओं की समर्थक हो जाती है, वाह, बस बता देना यार मुझे कि मैं उस काम को निभा दूं। जब कोयलें भी कौओं की समर्थक हो जाती हैं, तब सारी राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती, वाह वाह। जब कोयलें भी कौओं की समर्थक हो जाती हैं, तब सारी राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती हैं, और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, बस एक ताली पर कविताएं सार्थक हो। वाह, क्या बात है यार, वाह। समझ गया मैं कि आप मुझे सुन लेंगे। भाई मनोज गुजर से कार्यक्रम शुरू हुआ, मुन्ना बेटी ने भी अपना काम भरपूर कर दिया, सिंतल जी तक आ गया, सारे विषय निपट गए, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, आशाराम, नारायण साई। सर ये दिक्कत है बस देश की कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है उन्हें देश की चिंता खाई जा रही है। ताली पूरा सदन इस बात पे नहीं बजा, इस बात पे बजाना जिनके हाथ में कुछ नहीं है उन्हें देश की चिंता खाई जा रही है, और जिनके हाथ में सब कुछ है वे देश खाने में लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। दिक्कत ये है देश की, पाकिस्तान, भ्रष्टाचार। यार क्या औकात उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान की जिस पे कविताएं लिखो। उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान को खाली एक बात समझ जाना चाहिए अभी नई बात से, कि जिस देश के एक प्रधानमंत्री के एक इशारे पे 1 मिनट में 2000 के नोट की, 1000 के नोट की कीमत 2 कौड़ी की रह जाती हो, तो तू तो साले पहले ही 2 कौड़ी का है। तेरी क्या औकात। और मैं तो यह कहता हूं कि पाकिस्तान के लोग अगर अपनी औरतों की बात मानना शुरू कर दें, अपने घरवाली की, अपनी बीवियों की, तो भी सारी समस्या खत्म। सही बता रहा हूं। आप कहेंगे कैसे? पिछले दिनों आपको याद होगा इंडिया में 2020 वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने हिंदुस्तान रवाना होने से पहले अपना किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, हिंदुस्तान को निपटाने की मैंने सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से एक बात कही साहब, लेकिन अगर वो धीरे से कही हुई बात आपके कानों तक पहुंच जाए तो पूरी तालियों का शोर पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी तक पहुंचाना। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने पूरा किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, मैंने हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 गोविंद वाह, क्या बात है यार, वाह वाह। ये वो औरतें भी जानती है कि औकात तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है।
उस पाकिस्तान का टेंशन लेके बैठे हैं। यार सिर्फ 4 पंक्ति पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं कि उस देश की तो कोई गलती है ही नहीं, कोई गलती नहीं है। क्या गलती बेचारे की? जो गलती की वो हमने की। क्या गलती की? 4 पंक्ति में बताता हूं, लेकिन अगर लग जाए कि वाकई हमने ये गलती की तो फिर मुझे बताना। कायरों की तरह जो नकाबों की आड़ में रहता है, कायरों की तरह, वाह, कायरों की तरह जो नकाबों की आड़ में रहता है, 24 घंटे गंदा खून जिसकी दाढ़ में रहता है, गलती उसकी नहीं है। कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्यार से डाल दो तो वो रोटी की जुगाड़ में रहता है। भाई हमसे गलती यह हुई कि हमने कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, अब उसे पूरी रोटी चाहिए। मगर हम हिंदुस्तानी लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। कहेगा प्यार से तो पूरी रोटी डाल सकते हैं हम, अपने खाने के वास्ते पत्थर उबाल सकते हैं हम। यार अगर पहुंच जाए चौथी पंक्ति तो फिर पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के बता देना मुझे। कहेगा प्यार से तो पूरी रोटी डाल सकते हैं हम, अपने खाने के वास्ते पत्थर उबाल सकते हैं हम। मगर जिद पे आ गए तो चाहे तू कुत्ता हो शेर हो, हलक में हाथ डाल के भी रोटी निकाल सकते हैं। वाह 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 वाह। कहां का पाकिस्तान? और अगर कह दो तो 4 पंक्ति और पढ़ दूं तो इसका काम यहीं खत्म ही कर दें। पढ़ना है पढ़ दो तो बता दो। ऐसे यार भाई तुम ताली बहुत कम बजा रहे हो यार, हरी शर्ट वाले भैया। कहीं कहीं तो तुम ऊँघने लग जाते हो बीच में। तुम बहुत आगे बैठे हो, तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा है यार। अब पंक्ति सुनना यार, जिस जवाबदारी से तुमने अभी चौथी पंक्ति तक पहुंचाया था, अब उससे दुगनी चाहिएगी मुझे इन पंक्तियों पे। उस देश के खिलाफ पढ़ना चाहता हूं जो भाड़े के टट्टुओं से हिंदुस्तान में बम फोड़वाने की कवायद करता है। सुनिएगा, हम लाशों के ढेर पे महल खड़े नहीं करते। यार कविता वाले लोग यहां बैठे हुए हैं, योगेंद्र शर्मा जी से लेके तो दिनेश शिंदल जी साहब और माधव दरक जी। अगर दूसरी पंक्ति में लग जाए कि कविता की भी बात हो गई है तो मुझे बताना। हम लाशों के ढेर पे महल खड़े नहीं करते, गैरों की बैसाखियों पे कद बड़े, वाह क्या बात है, नहीं करते। और पीठ में छुरी घोप खुद को मर्द कहता है। अरे हमारे यहां तो ये काम हिजड़े नहीं करते। वाह वाह क्या बात है यार, वाह वाह। कहां का पाकिस्तान? पाकिस्तान के प्रधान को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शपथ विधि समारोह में आने का निमंत्रण दे दिया तो सारे देश को तकलीफ हो गई, सब सामने आ गए। आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री को शपथ विधि समारोह में बुलवा रहे हो, दुश्मन देश के प्रधान को यहां बुलवा रहे हो। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता का उदाहरण था ये, जो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान को हिंदुस्तान शपथ विधि समारोह में आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि यह बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है। आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान का प्रधान जब हिंदुस्तान से रवाना हो रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधान ने उनको 2 चीजें भेंट स्वरूप प्रदान की। एक चीज तो थी अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह, और दूसरी चीज थी एक बेशकीमती शॉल, एक शॉल भी दिया था, याद होगा आपको। यानी हिंदुस्तान के प्रधान ने पाकिस्तान के प्रधान को इशारे से समझाया कि कविताएं प्यार मोहब्बत की सूचक होती हैं, प्यार मोहब्बत से समझे तो ये कविता है, वरना शाल तो किसी दिन आके हम चढ़ा ही देंगे। वाह गोविंद वाह। हम तो इशारे से समझाने वाले लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा पाकिस्तान? सही कह रहा हूं सर, लेकिन खुन्नस निकालने वाले तो कहीं भी निकाल सकते हैं। एक पप्पू ने तो जैसे ही 2000 का नोट मार्केट में आया तो गजब की खुन्नस निकाल ली। बोले भाई साहब इस 2000 के नोट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्निकल। मैंने कहा क्या? बोले वो जो गांधी जी के जो चश्मा लगा है उसका नंबर गलत है। यह बड़ी बात थी, हालांकि इस पर छोटी ताली आई।
नहीं, सही बता रहा हूं भाई, मेरा नोटबंदी की बात कर रहा था। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 तारीख को घोषणा हुई कि नोट बंद, और 9 तारीख को सवेरे हमारे शहर है बेरागढ़, कभी नाम सुना हो आपने, भोपाल के बिल्कुल नजदीक है बेरागढ़ करके एक जगह है बेरागढ़। वहां घरू फैक्ट्री में एक आदमी ने 10-10 के नोट छाप दिए प्रिंटिंग प्रेस में। वो प्रिंटिंग प्रेस में 10-10 के नोट छापे, उसकी बीबी नोट इकट्ठे कर रही झाड़ू से। अचानक उसकी नजर गई एक नोट पे, तो जो अंग्रेजी का एक था उसमें गोला घूम गया, तो सारी 90-90 के बाहर आ गए। उसकी पत्नी ने जैसे एक नोट उठाया, बोले जी ये तो 90-90 के बाहर आ गया। वो आदमी बोला, पगली है तू, मार्केट में जिस चीज की कमी होती है बहुत चलती है। उस आदमी ने 20-25 नोट पीछे की जेब में रखे, और एक किराने की दुकान पे एक 75-80 साल का बुजुर्ग जो है बीड़ी पी रहा था। उस बुजुर्ग के पास वो गया और वो नोट टिका के बोला, दादा छुट्टे हैं क्या? उस बुजुर्ग ने 2 अल्टी पल्टी नोट की मारी, बोले छुट्टे तो मिल जाएंगे मगर एक 20 का लगेगा। बोले काट के दे दो। बोले काट के नहीं, पहले 20 का नगद दे। उस बुड्ढे ने 20 का नगद लिया, दुकान के अंदर गया और 2 45 के हाथ में धर दिए। वो 2 45 के लेकर जैसे ही पलटा तो उस बुड्ढे ने फिर आवाज लगाई, बोले एक 20 का और पड़ा है क्या? बोले क्यों? बोले इनको 15-15 के 6 कर दूं। यार तुम प्राण पी लोगे यार बेटा, इतनी जरूरी नहीं है चाय। तो चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते कब देश का प्रधानमंत्री बन जाए। यही दिक्कत है बस कि ये बेटा, जब ये खाना पीना है ये कुर्सियों पे ही गया है, ये कभी नीचे पहुंचा ही नहीं। अरे क्या बात है यार, कभी ये जनता जनार्दन तक भी वाह पहुंचा वाह 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 होगा। वाह। बस भैया रख दो बस यार, रख के चला भैया। जा। अब उठना मत यहां से भैया, अब ट्रेवरे उधर रखना तुम्हारी। चलो एक बार ताली वाली बजा दो तो मैं उस काम तक अंजाम दे दूं जिसके लिए आया हूं, जिसके लिए मुझे योगेश शर्मा जी ने यहां खड़ा किया है, बुलाया है। ये सारी बातें मैं रात भर कर सकता हूं, चटनी चूरन मसाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि बंशीलाल जी बेकारी की स्मृति का कार्यक्रम है। मैं कविता के उस स्तर तक इस मंच को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे बाद जिस शख्स को यहां कविता पाठ करना है उसका नाम होता है योगेश शर्मा। मैं अगर उनके लायक यहां से जमीन बना के न दे सका तो भी मेरा आने का मतलब खत्म हो जाएगा। मैं व्यंग का कवि हूं, ये और बता दूं। मेरे भाई ने भी, हालांकि सब विषय सब निपट गए, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। असहिष्णुता की बात कर रहे थे, शाहरुख खान, सलमान खान। यार दिक्कत ये नहीं है भाई, बात सुनो यार बेटा, हेलो, क्या क्या औकात है इनकी यार, हम जिन पे कविताएं कर रहे हैं। एक जरा सी बात पे तुमने इतनी बात बढ़ा दी है। कहां के सलमान साहब का बयान और कहां के शाहरुख खान साहब का। एक जरा सी बात पे तुमने इतनी बात बढ़ा दी है। जब भी मांगा इनके आगे हमने खैरात बढ़ा दी है। ये फिल्मी पर्दों के उठे ही गिरे नचनिए 2 कोड़ी के, हमने इन पे लिख लिख के इनकी औकात बढ़ा दी है। क्या यार बात है यार, ये है थोड़ी इसलाया, ये तो हमने कर दिया। हम वो भंसाली, क्या नाम उसका, हाँ इसमें लगा रहेगा क्या, संजय लीला भंसाली। यार सारे देश ने उसके खिलाफ चालू कर दिया लिखना। मैंने भी लिखी 4 पंक्ति, लेकिन 2 पंक्ति मैंने उसके हक में लिखी। और आप कहोगे क्यों लिखी? एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं उसका मैं। अगर लग जाए 2 पंक्ति में गाली देता हूं और 2 पंक्ति में उसको धन्यवाद देता हूं। सुनिएगा सर, नई पंक्ति। नालियों की सीप को गोहर समझने लग गया। गोहर कहते हैं मोती को। नालियों की सीप को गोहर समझने लग गया। इतिहास अपने बाप की धरोहर समझने लग गया। मगर यही एहसान तेरा क्या कम है भंसाली, मेरा देश पद्मिनियों का जोहर समझने लगा। वाह 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 वाह। हम तो इतने बदनसीब लोग हैं कि कितनों को तो यही नहीं मालूम था कि कौन पद्मिनी और कैसा जोहर। हम ऐसे मुल्क में भी रह रहे हैं
लेकिन जब इसमें के लोग कविता के लोग होते हैं साहब, तो फिर कविता की भाषा में बात करनी पड़ती है। मैं व्यंग के काम को अंजाम देना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे खड़ा किया गया है। बस अब आप मेरे लायक अगर हो गए हो तो मुझे ताली बजा के बता दें, मैं व्यंग शुरू कर दूं। व्यंग सुनाने से पहले बस ये बता दूं कि व्यंग होता क्या है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और आप फिर कहें कि व्यंग सुनाओ। ये व्यंग है, इस पर ताली बजना चाहिए आपकी। ये व्यंग था। मैं उदाहरण देके बताता हूं कि व्यंग होता क्या है। लालू प्रसाद यादव एक दुकान के अंदर गए, वहां पड़ी वस्तुओं में से उन्होंने एक वस्तु उठाई और दुकानदार से पूछा, ये बंदरवा का तस्वीर कितने का है भाई? दुकानदार बोला, बंदर की तस्वीर नहीं है भाई साहब, ये आईना है। अच्छा भैया, अच्छा। थोड़ा देरी से आएगा मैं जानता हूं। देखो, व्यंग और हास्य में ये एक बड़ा सबसे बड़ा खेल है कि हास्य जो होता है ना, वो एक बल्ब की तरह होता है, और जो व्यंग होता है ना, वो ट्यूबलाइट की तरह होता है। इधर आपने स्विच दबाया और बल्ब जल गया, ये हुआ हास्य। और इधर आपने स्विच दबाया और लिप झिप करके वो ट्यूबलाइट खड़ी हुई, इसे कहते हैं व्यंग। अब किसी का चौकी खराब हो तो मेरी जवाबदारी बिल्कुल भी नहीं है ना। अब सुनना व्यंग। हाँ, और हल्का करके बताता हूं व्यंग क्या होता है। हमारे बड़े कवि हुए शरद जोशी, उन्होंने लिखा कि सरकार उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं इसलिए उठ नहीं पाते। मैंने एक मंत्री जी से कहा, थोड़ा पोले उठाया कीजिए ताकि उठ जाए। वे बोले पोले ही हैं। तो हमने कहा उठाते क्यों नहीं? बोले इसलिए ताकि ठोस लगे। बस ये व्यंग है, बस ताली की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं 2 पंक्ति पढ़ूंगा, इस 2 पंक्ति के बाद जरूर मुझे बता देना कि आप व्यंग सुनने की मानसिकता में हैं, वरना चुटकुले मैंने हाथ पे 8 और लिख रखे हैं, ये बाकी है ना। इसको निकल जान दो लाल शर्ट वाले। सुनो यार, 2 पंक्ति में व्यंग की पढ़ता हूं, 2 की 4 करूंगा, 4 की 8 करूंगा, मगर करूंगा तभी जब आप मुझे बता दोगे कि हाँ आप मेरे लायक हो गए हो। सुनिए, हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। अगर दूसरी पंक्ति में व्यंग तक पहुंच गए प्यारे, तो व्यंग की यात्रा करवा के चला जाऊंगा, इस बात का वादा करता हूं। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। बाबा 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 गोविंद लूट गया यार, कमाल है बाबा। वाह 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 वाह। बस इसी मोहब्बत से सुन लेना तो व्यंग की यात्रा करवा दूंगा। और 1-2 पंक्ति ये हुई थी कि उन्हें फिक्र थी कि दोनों ही बेटे हैं नालायक। उन्हें फिक्र थी कि दोनों ही बेटे हैं नालायक। एक सांसद है आजकल और एक विधायक। ये व्यंग है, ये व्यंग है। सुनो, एक उज्जैन के कवि हुए हमारे अरविंद त्रिवेदी, उन्होंने क्या प्यारी बात कही कि नेता, कुत्ता और जूता। सर तीनों ता, नेता, कुत्ता और जूता। देखो, पहली बात तो ये समझ लेना कि मेरी जितनी भी कविताएं, अगर कोई नेता बैठा हो यहां, तो ये मान के चलना कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश और यूपी 2 के अलावा तीसरे पे लिखते ही नहीं हूं। सही बता रहा हूं, तीसरा प्रदेश है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। बस 2 प्रदेशों के लिए लिखता हूं क्योंकि वहीं के नेता मेरे लायक हैं। और यहां तो ये मानना कि अगर कोई नेता कवि सम्मेलन में अगर बैठता है ना आके, तो एक बात बता दूं कि साहित्य जो है ना समाज का दर्पण होता है। इस दर्पण के सामने वही आके बैठ सकता है जो पूरी तरह से पाक साफ हो। वाह 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 वाह। अगर यहां कोई नेता हो तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। सुनो, उज्जैन के कवि ने कहा कि नेता, कुत्ता और जूता पहले चरण चाटते हैं, बाद में काटते हैं।
बात है यार गोविंद। तालियां कमजोर आ रही हैं, पूरे सदन की आनी चाहिए मेरे को। ये गोविंद राठी, हाँ। ये नेताजी ने भिजवाया, नेताजी ने। मैं एक नहीं लूंगा बेटा यार। अब इस टिप्पणी से मेरे को थोड़ा सा खराब लगा, मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये टिप्पणी मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने हल्की सी तब्दीली की, लेकिन अगर गोविंद राठी की तब्दीली आप तक पहुंच जाए तो अब मुझे दुगनी चाली चाहिए। उन्होंने लिखा कि नेता कुत्ता और जूता पहले चरण चाटते हैं, बाद में काटते हैं। और मेरा कहना है साहब कि नेता कुत्ता और जूता मुसीबत आने पर भी साथ में रहते हैं। अगली पंक्ति पहुंच जाए तो पीछे खड़े हुए लोगों और जो साइड में बैठे हुए हैं आप भी शामिल होना। नेता कुत्ता और जूता मुसीबत आने पर भी साथ में रहते हैं, पर इन्हें घर के दरवाजों तक सीमित रखो तो ये अपनी औकात में रहते हैं। बाबा बाबा घर के दरवाजों तक सीमित रखो तो ये अपनी औकात में रहते हैं, कदम चूमते हैं हमारे, हमारी बंदगी करते हैं, पर दरवाजे के अंदर आए तो बस गंदगी करते हैं। यार इशारे में व्यंग पहुंचाता हूं, इशारे में। आपने अभी तक तो ये सुन के समझे, अब मैं इशारा करता हूं और आप व्यंग समझेंगे इशारे में। मैंने है कि नेताजी से कहा ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। यार इशारे में अगर हो जाए तो मुझे बताना कि ये बंसीलाल जी बेकारी की धरती पे हूं मैं, कवि नगर में। नहीं कोई बात नहीं। देखो एक कवि सम्मेलन में एक कवि सम्मेलन में एक श्रोता ने 3 बार ताली बजाई। पहली बार तो तब बजाई जब सबने बजाई, दूसरी बार तब बजाई जब समझ में आई, और तीसरी बार तब बजाई कि यार पहली बार तो अपन ने भौकट ही बजाई। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं इशारे में व्यंग पहुंचाता हूं, इशारे में। यार पहुंच जाए दूसरी पंक्ति में तो इशारा बता देना, बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने एक नेताजी से कहा ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह पर उठाया और आसमान पे थूक दिया। वाह 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 वाह। क्या बात है यार। यार अगली पंक्ति पे सिर्फ वो ताली बजाना जिनकी छठी क्लास से ऊपर जो पड़े हुए। अगली पंक्ति पे मैंने एक नेताजी से कहा ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह पर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश नेताजी छठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। काम कर दिया भाई, वाह वाह वाह। वो हालांकि पीछे के लोगों को समझ में आ नहीं रही है बात मेरी। नहीं हिंदुस्तान का आदमी आ तो रही है लेकिन ताली कम आ रही पीछे से। हिंदुस्तान का आदमी लाख समझा लो वो समझते ही नहीं, बल्कि उल्टा समझा के भेज दे। सही सही बता रहा हूं। वो जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले अधिकारी ने एक किसान को दी दाद। नया व्यंग सुनना। जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले अधिकारी ने एक किसान को दी दाद। हे कलयुग के धर्तराज, इस उम्र में भी 3 औलाद। 2 के बाद कर लेते फुल स्टॉप, तो आज सुखी रह लेते माई बाप। किसान बोला काहे का सुख, फोकट की बात कर रहा है। मेरी 2 औलादों का पेट तो तीसरे वाला ही भर रहा है। मेरी 2 औलादों का पेट तो ये तीसरे वाला ही भर रहा है।
अधिकारी बोला वही तो कह रहा हूं हुजूर, अगर तीसरा बेटा नहीं होता तो बड़ा बेटा अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने आप करता। किसान बोला क्यों रे? दशरथ जी 2 बेटों के बाद रुक जाते तो राम जी की चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। दशरथ जी 2 बेटों के बाद रुक जाते तो राम जी के चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। और तो और पांडव उन्नति के इसी तीसरे द्वार की तरफ अगर अपना कदम नहीं बढ़ाते तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीता का सार तेरे बाप को पढ़ाते। और सुन विशर्वा मुनि की तीसरी औलाद के रूप में अगर विभीषण नहीं आता तो रावण की फाइल बुक करने का फार्मूला राम को तू बताता कि तेरा बाप बताता? अबे खिसक किधर रहा है? अभी तो तुझे मुझे बहुत सी बातें समझानी है। अधिकारी बोला हुजूर घर जाने दो, मेरी 2 औलादें हैं, तीसरे की भूमिका बनानी है। यार हम तो उल्टा समझा के भेजते, हमने कहीं अधिकारी बिगाड़ दिए। फिर सुनो यार एक प्यारा व्यंग, पहली बार ही पढ़ूंगा किसी धरती पर, पहली बार, बिल्कुल नया नकोल बोनी करूंगा आज। और अगर आपने तस्दीक कर दी, सील लगा दी, तो पूरे देश में पढ़ूंगा, ये वादा करता हूं। एक बार मुझे बता दो कि मुझे नया व्यंग भाई मुन्ना, पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त न्यूज आई सर, आपने भी सुनी होगी, टीवी के हर न्यूज चैनल पे थी। हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिक गया। अभी की बात है, 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता। क्या नाम था? बिल्कुल वही 7 करोड़ रुपए में भैंसा बिका यार। जब इंसान की कीमत जानवरों से नीचे आ जाती है तो व्यंग उपजता है। बस सुनिएगा सर, नया स्वागत है कि सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा? यार बैंक की फिर दूसरी पंक्ति पकड़ना। जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ों में कैसे बिकेगा? मगर फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। वाह 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 वाह। गधे भी करोड़ों में बिककर सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की ना भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर गधों और भैंसों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी में एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर गधों और भैंसों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी में एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। पत्नी ने अब तुरंत ही मारा नेहले पर धेला, अपने ब्रह्मास्त्र में से निकालकर एक तीर फेंका। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस नाकाम सृष्टि के द्वारा चले गए हैं। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। क्या सुन रहे यार, क्या सुन रहे यार, मजा आया, आनंद आया। वाह 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 वाह। मैंने तो
वैसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है, मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है। यार जिस तरीके से सुन रहे हो मेरा दिल कर रहा है कि एक व्यंग और सुना दूं। सुनो 12 पंक्ति व्यंग की सुनो वो सुनो। ये मुन्ना जो कह रहा आज ये हिट हुआ है तो इसकी मान के चल लूंगा मैं। सुनो यार बहुत प्यारा व्यंग याद दिलाया उसने, आपको समर्पित करता हूं यार, क्या बड़े प्यारे लोग हैं ये। अब दूसरी पंक्ति बस व्यंग पकड़ लेना और वैसी यात्रा करवा देना मित्रों जो अभी तक चल रही है कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। सुनना बहुत प्यारी चीज, बहुत मजा आया। शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह भाई वाह 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 वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे। और अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना। एक बहुत बड़ी तस्वीर लग रही है, इनकी कसम खा के कहता हूं कि ताली रोक के बताना। अगर एक हाथ भी ताली के खिलाफ रुक गया तो मैं समझूंगा कि इस धरती पे आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। एक और कोशिश करना कि रोक लो, उसके बाद अगर रोक पाओ तो आप जीत जाओगे, कविता हार जाएगी। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे। मंत्री जी भन्ना कर बोले आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है यार, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। काम हो गया भाई। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 68 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। वाह 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 वाह, एक बार बजा दो यार ताली अच्छे से यार। 68 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। वाह वाह, एक कविता और पढ़ो। अरे वाह यार, सुनाओ, सुन रहे हैं यार। अभी तो देखो यार, दो कविता सुनाने का मन है लेकिन एक अति आवश्यक रूप से सुनाने का मन है। और मुझे जिस तरीके से लग रहा है ये 2-3 बच्चे फिर निकल लिए। मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में मेरी कविताएं बच्चों को जन्म देती है। सही सही बता रहा हूं, जैसे कोई बीज डाला और ये पैदा हो गए और चल दिए एकदम, ऐसा काम हो गया। कोई बात नहीं,
लेकिन जितने हैं मैं खास तौर से मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। चलिए एक कविता सुनोगे ना भाई? सुनो। हालांकि मैं जानता हूं कविता के नशे में पूरा डूब चुके हो आप। बिल्कुल, नशे में डूबना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है रायन भाई। वो एक आदमी नशे के हालत में घर पहुंचा। कारगिल से बड़ी कोई समस्या नहीं हो तो अपन सुबह देख लेंगे। कारगिल वाले तो भी निपटा लो उसको। आपको पढ़ना ही हूं, आओ ना। हाँ आ जाओ। नहीं ये पूछ रहे हैं कि यार ये गोविंद जी ऐसे ही ताली बजवाते रहेंगे क्या? ये पूछने आए इनको। चलो मैं बता रहा हूं, नशे में हाँ डूबना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ। एक आदमी नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोले स्वास्थ्य खराब था। बोले स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोले नहीं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू 3 दिन बाद बट्टा फिर भी के पहुंचा। पत्नी ने कहा आप क्यों पी? बोले वो डॉक्टर की दवा दारू ने काम नहीं किया तो वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या कहा वैद्य जी ने? यार अगली पंक्ति में मुझे बता देना कि ये बिल्कुल वही धरती है, वही जमीन है जहां हल्के से में भी बात अगर क्लिक हो जाए तो समझ में जाती है। क्या कहा वैद्य जी ने? बोले वैद्य जी बोले पानी में घुलकर आज वाइन लो। पानी में घोल कर आज वाइन लो। आज वाइन लो। 3 दिन बाद पट्टा फिर भी क्या पहुंचा। पत्नी का बचा खुजा दिमाग खराब। बोले अब क्यों पी? बोले तेरे बाप ने की। बोले क्या कहा मेरे बाप ने? बोले देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सर पे हाथ फेर कर एक बात कही थी कि आज के बाद तुम दोनों मिलकर ये घर बार संभालना। घर तो संभाल रही है। गोविंद जी याद पड़ गई है। ऐसे अगर लोग कविता सुनेंगे तो ये बता देता हूं, भविष्य में हमीरगढ़ में कवि सम्मेलन होगा तो कवि लोग पैसा दे देकर कविता सुनाने आएंगे। हाँ। पानी है भैया, पूरी टीम का मैं बसंगी रहता है। आज इस मंच की पूरी टीम का मैं इसलिए भी आभार ज्ञापित करता हूं। एक को भी मैंने ये नहीं कहा कि आपको मैं क्या दे पाऊंगा क्या नहीं दे पाऊंगा। और जो इनकी क्षमताएं, जो इनकी देश भर में जिस तरह के लिफाफे इनको मिलते हैं, उसके अनुसार मैं इनको 25% भी आज भुगतान नहीं कर पाऊंगा इस अमीरगढ़ में। ये मैं जानता हूं, क्योंकि जितना अपन ने काम किया, देखो जितना अपन ने हिसाब बनाया उस हिसाब से। आप कुछ भी दो, मेरी बात तो सुना, लेकिन पढ़ने से पहले हमारा कॉन्फिडेंस क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन मैं आभारी हूं पूरी टीम का आज कि इन्होंने स्वीकृति प्रदान की और बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़ के आज अमीरगढ़ आए। मैं इन कवियों के सम्मान में आपसे गुजारिश करता हूं। वाह वाह वाह। और 2 दिन तक यही, कल बारिश आ गई तो कल ये कार्यक्रम हो नहीं पाया। हाँ 3 दिन ही हो गए जी। रतन जी सही बता रहा हूं, ये सारे लोग इतना प्यार करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यार हमारे ये काम है। बहाने भी बनाते लोग, कहीं दूर जाना होता तो भी व्यक्ति कहता मेरी ट्रेन है, ये है वो है। किसी ने कोई कुछ बात नहीं की। कितनी सहजता से सबने कहा कि कल कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बेकारी जी के सम्मान का कार्यक्रम, बेकारी जी की याद का कार्यक्रम है। हाँ भैया बहुत अच्छा। सुनिए यार, एक कविता पहले मन की सुनाता हूँ, फिर अगर आप कहेंगे तो एक और पढ़ दूंगा। मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि कविता यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, इस वक्त तक बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से कविता के प्रति उनका अनुराग है, जवाब नहीं आपका। मैं एक कविता आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ, जितने यहाँ मातृशक्ति विराजित है। मैंने पिछले दिनों दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत पे कविता लिखी, और अगर वो बता दूं मैं कि खूबसूरत औरत कौन है तो आप ताली बजाएंगे। निश्चित रूप से वो माँ के सिवा कोई दूसरी नहीं हो सकती।
मैं उस माँ को समर्पित करते हुए एक कविता पढ़ता हूँ। कविता पढ़ने से पहले 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति के बाद अगर मुझे लगेगा कि पीछे तक के लोग मेरे साथ हैं तो मैं कविता सुना दूंगा, वरना मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। जैसा कि बताया गया कि ये लिफाफा है। लेकिन चौथी पंक्ति के बाद अगर आपने मुझे इजाजत दे दी तो मैं कविता पूरी कर दूंगा। सुनिएगा। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। यार शुरू करवा देना मुझे। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। बाबा 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 रतन जी क्या बात है यार। कमाल कर दिया भाई। पीछे के लोग शायद मेरी इबादत में शामिल नहीं हुए। मैं फिर 4 पंक्ति पढ़ के कोशिश करता हूं कि आप लोग भी मुझसे जुड़े हैं। फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, तुम्हारे कदमों में जो खुशियों का जहां रखती है। वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में न रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मां रखती है। वाह यार, कमाल हो गया। बधाई तुमको यार गोविंद यार। हो गया भाई साहब मेरा पेमेंट। नहीं सही बता रहा हूं। अब इसके बाद पेमेंट नगण्य है, वो बात ही मत करना यार। जिस तरीके से सुन रहा हूं मेरा दिल फिर कहता है कि मैं कुछ पढ़ दूं 4 पंक्ति। एक नुस्खा दे के जाना चाहता हूं, एक नुस्खा इस शहर को, और दावे के साथ एक नुस्खा देता हूं, कभी बूढ़ा ना होने का नुस्खा, मगर किसकी हिफाजत करना है फिर बताता हूं। सुनिएगा। बिल्कुल प्यारी बात कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में, क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। धरती अंबर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। धरती अंबर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। मैं 65 बरस का होकर भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा सर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। कमाल खा गया, खा गया, कमाल कर दिया तुमने भाई साहब, कमाल हो गया। क्या पढ़ता है यार, लड्डू उठा दो लड्डू। क्या बात है, बिल्कुल पढ़ूंगा, क्या बात है, बिल्कुल पढ़ूंगा। दोबारा पढ़ूंगा मगर दुगनी तालियों के साथ। बिल्कुल सुनो। क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। धरती अंबर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। मैं 65 बरस का होकर भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा सर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। भाई वाह। योगेंद्र भाई साहब, पिछले दिनों कवि सम्मेलन था भोपाल में। सर मेरा एक मित्र है आलोक शर्मा, कवि सम्मेलन के समापन के बाद उसके घर रुक गया मैं। मैंने सुबह देखा कि उसकी 93 ईयर की मदर, 93 साल की माँ, सुबह बढ़िया हालत में कामकाज कर रही। अच्छा लगा। मैंने मित्र से एक बात पूछी, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला राठी भाई, मित्र बोला राठी क्या भाई कर रहे हैं यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, बैठ जाओ। बच्चे कोई बात। 93 ईयर की मदर अच्छी हालत में कामकाज करती दिखी तो मैंने मित्र से पूछा, यार आलोक भाई माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। न जाने उसने किस मुहूर्त में बात कही। घर आने के बाद गोविंद राठी ने 4 पंक्ति लिखी, लेकिन एक 4 पंक्ति के बाद ये दावा करता हूं इस मंच से कि चाहे गोविंद राठी याद रहे न रहे, लेकिन अगर आपको आपकी माँ रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको अपनी माँ पे लाड़ आएगा, प्यार आएगा। आप श्रद्धा के साथ उसके पांव चूम लेंगे। इस दावे के साथ 4 पंक्ति पढ़ता हूं, और चौथी पंक्ति के बाद आपकी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजेंगी तो मैं कविता तक पहुंच जाऊंगा। सुनिएगा। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है। बगैर पानी जैसे मछली तड़फड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है।
बगैर पानी जैसे मछली तड़फड़ाती है, वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर। समझते हम ये हैं, मां नींद में भी बड़बड़ाती है। हाँ यार, कह दिया, क्या कह दिया यार गोविंद, वाह वाह, अद्भुत, कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह। कर दिया, बस अब सुन लेना यार कविता। अद्भुत, वाह। पाकीजा शब्दों से कविता में पैदा आकर्षण करता हूं। पाकीजा शब्दों से कविता में पैदा आकर्षण करता हूं, तब किसी किसी को लगता है मैं खाक प्रदर्शन करता हूं। तुम जाओ दुनिया वालों, है मंदिर की दरकार तुम्हें, मुझे घर मंदिर लगने लगता जब मां के दर्शन करता हूं। लग रहा है कि कार्यक्रम हमीरगढ़ में हो रहा है यार, वाह वाह। यार एक नई बात बताता हूं, एक नई बात, और लिखी गोविंद राठी की कलम ने है इसलिए बताता हूं, सुनिएगा सर, बिल्कुल नहीं। टूटे हुए तारों को भी झिल मिलाना पड़ गया, टूटे हुए तारों को भी झिल मिलाना पड़ गया, रोते बरसते आसमां को मुस्कुराना पड़ गया। दिखी उसमें इतनी चांदनी, इतनी शीतलता कि मां शब्द में खुदा को चंद्रमा लगाना पड़ गया। बस अब एक निवेदन के साथ कविता शुरू करता हूं। कविता की चाहे किसी पंक्ति पे ताली मत बजाना, बस एक आग्रह करता हूं कि कविता के बीच में कोई उठना मत। कुछ कविताएं जिंदगी में ऐसी होती है जो आदमी की इबादत होती है, पूजा होती है, आराधना होती है। शायद अगर मेरी जिंदगी में मैंने कोई लिखा है, 2 शब्द लिखे हैं, 4 शब्द लिखे हैं, तो इस कविता में ही है। बस इस जिसको जाना है पहले चला जाए, कविता के बीच में ना जाए। और कविता के बीच में चाहे ताली बजाने का मन ना हो उसको रोक लेना, बजाना चाहो तो बजा देना, लेकिन आखिरी में जब मैं 2 पंक्ति पढ़ूं तो मेरी रवानगी करवा देना जिस तरीके से आपने सुना है। एक बार ताली बजाकर इजाजत दे दें। बस होगी, सुनो कविता। मां कौन होगा भला दुनिया में तुझसे बढ़कर, एहसान किया 9 महीने अपनी कोख में रखकर, अंदर रोया बच्चा तो तेरे दिल से आ उठी, कहीं करवट बदली हमने तो तू करहा उठी। हजारों दर्द सहे मुंह से कभी उफ नहीं कहा, ये तेरा दम था जो तूने प्रसव पीड़ा को सहा। थी उम्र रोने की मगर कहां रोए हम, ख्वाब में गढ़ जरा से में तेरी थपकी से सोए हम। भला कौन चुका सकेगा तेरा एहसान बकाया, तूने दूध नहीं सीने से अपना लहू पिलाया। वाह 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 वाह। वाह वाह। तूने दूध नहीं सीने से अपना लहू पिलाया, मगर हम तो जैसे भूल ही गए तेरे जज्बात। जिस वक्त से दूध पिलाया उसी वक्त पे मारी लात। थोड़े बढ़े तो प्यार से तेरे गाल को काटा, और थोड़े बढ़े तो दूसरे गाल पे चाटा। हम प्रेम प्यार मोहब्बत की सारी थ्योरियां भूल गए, तेरे होठों से निकली मीठी मीठी लोरियां भूल गए हमारी खातिर जिंदगी धुआं धुआं की। कभी मंदिर में टेका माथा, कभी मस्जिद में दुआ की। भूल गए हमें गोद में, भूल गए हमें गोद में रखकर न थकी तू। कभी बनी यशोदा तू तो कभी बनी देवकी तू। इतिहास की कुछ माओं की याद दिलाता हूं साहब, जिनको हम भूल गए। कभी बनी यशोदा तू तो कभी बनी देवकी तू। हम भूले मां अनुसुईया को, हम कौशल्या को भूल गए।
हम त्याग भूल गए गंगा का, पत्थर की अहिल्या भूल गए। हम भूले मदर टेरेसा को, हम मां मरियम को भूल गए, जो महावीर से रही जुदा, त्रिशला का संयम भूल गए। अरे अरे हम भूले जीजाबाई को, हम पन्ना का इतिहास भूल गए, जंगल में बच्चे पाल दिए, उस सीता का वनवास भूल गए। वाह 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 वाह। हाँ हम भूल गए सब कुछ, कि ये तकदीर थी खोटी, वो तेरे हाथ की चटनी, वो तेरे हाथ की रोटी। भूल गए जो गिरते थे तो तेरा दौड़ कर आना, वो उंगली पकड़ हमारी पाठशाला छोड़ कर आना। पिट के आते थे बच्चों से कि हम रहते थे लल्लू से, वो आंसू पोंछना तेरा फटी साड़ी के पल्लू से। और एक किस्सा आपके अगर दिल तक पहुंच जाए तो बताना, वो आंसू पोंछना तेरा फटी साड़ी के पल्लू से। हर किस्से में तू ही थी जो किस्सा याद आता है, वो तेरे साथ में बीता हर लम्हा याद आता है। इधर ठसका था खांसी का, इधर ऑफिस की जल्दी, वो गिलास पकड़ा ना तेरा मिलाकर दूध में हल्दी। वो गिलास पकड़ा ना तेरा मिलाकर दूध में हल्दी। हमारे तन को पल भर में तेरा उपचार लगता था। त्योहार था नहीं कोई, पर हर दिन त्योहार लगता था। नजर नजर किसकी लगी कि हो गए त्योहार फीके से, बलाएं सब उतरती थी तेरे काजल के टीके से। अब न काजल है ना आंचल है, बस एक रोना है उम्र भर का। जरा कर तो नजर क्या हो गया माहौल इस घर का। नहीं ये देखता कोई कौन कितना कमाता है, काम जो कुछ नहीं करता वो सब पे हक जताता है। हमारे साथ जब तक थी तो क्या हालात थे घर के, बड़ा छोटा न था कोई, थे हम सभी बराबर के। हो कोई चीज तू सबको बराबर बांट देती थी, जो सर कोई उठाता था तो उसको डांट देती थी। कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह। जो सर कोई उठाता था तू उसको डांट देती थी। तू क्या गई कि आ गई रिश्तों में दूरियां, देख निकल आई हैं मेरे चेहरे की झुर्रियां। नजर में बच्चों की मैं कचरा कूड़ा लगने लगा हूं, 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा हूं। 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा हूं। गलत भी काम करता हूं तो कोई रोकता नहीं, ये आंसू गिरते रहते हैं पर कोई पहुंचता नहीं। घर के आंगन में भी एक सन्नाटा पसरा सा रहता है। और कविता की 2 पंक्ति पे खाली मेरा मन रखने के लिए ताली बजा देना, अगर अच्छी ना लगे तो भी, बस ये जो पढ़ने वाला हूं 2 पंक्ति के लिए ये सोचना कि ये अभी तक का जो पूरा काव्य पाठ है इसके लिए बजा दिया आपने। इन 2 पंक्ति पे मेरा मन रख देना। ये आंसू गिरते रहते हैं पर कोई पहुंचता नहीं। घर के आंगन में भी एक सन्नाटा पसरा सा रहता है। दिया जो मुस्कुराता था बुझा बुझा सा रहता है। वाह 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 वाह। कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह। दिया जो मुस्कुराता था बुझा बुझा सा रहता है। बड़े तत्पर से दिखते थे सब तेरे एक इशारे में, अब पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। घी और दूध का तो घर में जैसे दरिया बहता था, तेरे हाथों से जो मिलता था मन ये तृप्त रहता था। अब न ये प्यास मिटती है न मेरी भूख जाती है, मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। अब न ये प्यास मिटती है न मेरी भूख जाती है, मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। तेरे साये से क्या बिछड़ा दुख का पर्वत टूट रहा है, जो शेष बची थी यहाँ चांदनी गम का सूरज लूट रहा है। तो माँ चली भी आओ वापस अब किसी भी रूप में, जल के हो न जाऊं खाक इस दुनिया की धूप में। अब आ भी जा कि तेरे बिन गुजारा कर न पाऊंगा, जो अभी तू नहीं आई कसम तेरी मर जाऊंगा जब। वाह वाह वाह। एक माफी चाहता हूँ, आपकी जो आवाज है
हाय, हाय, ये मेरा मेरा कई साल पहले सुनी थी लेकिन साथ अच्छा सच तो ये है, सच ये है सच ये है कि गोविंद तूने बंसीलाल बेकारी है। मेरे देश की संस्कृति क्या है, हम क्या हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करूंगा पाकिस्तान का। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि हम क्या हैं, तो एक एक पंक्ति पे आपकी तालियां पहुंचे, अगर कुछ समझ में आए तो सुनेगा। एक माने जिस्म ही जैसे जुदा कर दिया जान से, हिस्से से कुछ ज्यादा देकर किया विदा सम्मान से, माँ के रोम रोम से जैसे उबल रहा अपनापन था, स्वयं शरीर के 2 टुकड़े कर देना ही भोलापन था। पर माँ चाहे जितनी भोली हो, ममता की परिचायक हो, कुछ भी नहीं बदलता है ओढ़ा दगर नालायक। तालियां कमजोर हैं आपकी, मैं जानता हूं थक गए हैं, लेकिन मैं कविता पढ़ रहा हूं आपके बीच में आपकी अनुमति से। कुछ भी नहीं बदलता है औलाद अगर नालायक हो, डुबो दिया जिसने खुद को बस बारूदी अफसानों में, न देखी मोहब्बत रची बसी मजहब के पोती पानों में। उन मोहब्बत वाले वर्कों से तालीम अगर ले ली होती, जो आसमान को मुंह करके एक अज़ां दे दी होती, अगर कुरान की एक आयत पढ़ लेता कहीं करीने से, तो कसम खुदा की आकर के लग जाता माँ के सीने से। वाह 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 भाई वाह, कसम खुदा की आकर के लग जाता माँ के सीने से, और लिपट लिपट बस ये कहता, ये कैसा नफरत का पर्वत था जो उस सागर को छोड़ गया जिसकी बूंदों में अमृत था। आहा, वाह पर जिसकी फितरत में ही घुसपैठ आतंकवाद हो, छल कपट से लिप्त जुबान जहन में अवसरवाद हो, केवल खून बहाने को ही मजहब बना लिया जिसने, हथगोलों और तमंचों को अपना रब बना लिया जिसने केवल ये देखा कब लाश गिरी मैदानों में, जिसे रोशनी अच्छी लगती केवल कब्रिस्तानों में, जो खुदा की रहमत को ही नरकंकाल समझता हो, जो इंसानी खोपड़ियों को एक फुटबॉल समझता हो, तो कब तक बात करेंगे यारों हम ऐसे नापाक की, जो वक्त पड़े तो रोज उछाले पगड़ी अपने बाप की। और यार अगर फिर कविता की 2 पंक्ति हुई हो तो मुझे बताना कि मैं हमीरगढ़ में ही हूं। पर एक सलाह मत मार कुल्हाड़ी रोजाना अपने पैर पर, कद नहीं बढ़ा करते प्यारे चढ़ के लाशों के ढेर पर। कद नहीं बढ़ा करते प्यारे चढ़ के लाशों के ढेर पर, आकर के तो देख जरा अपने ही हिंदुस्तान में, तो फर्क समझ लेगा पल में तो इंसान और शैतान में। अरे यहाँ रामायण की चौपाई है, यहाँ कुरान की आयत है, यहाँ नफरत का खेल नहीं, यहाँ चारों सिमत मोहब्बत है। जब घंटी मंदिर की बजती आवाज अजान की आती है, जो अगर बत्तियां महके तो खुशबू लोबान की आती है। भाई वाह, यार मुझे बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये शहर, वहां कविता पढ़ रहा हूं मैं। खुशबू लोबान की आती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के माथे से मेहनत का पसीना चलता है। दिवाली चलेकर 8 रोज, रमजान महीना चलता है। यहाँ इंसानी सांसों को इस तरह बढ़ाया जाता है, राम रहीम को एक दूजे का खून चढ़ाया जाता है। हाय वाह, यहाँ पंडित और मौलवी आपस में बतियाते हैं, यहाँ अर्थी और जनाजे को कांधा देने सब आते हैं। उस वक्त तो जैसे नफरत की सारी बुनियादें हिलती है, जब सलमा और सीता 2 बहनें गले ईद को मिलती है। जब सलमा और सीता 2 बहनें गले ईद को मिलती है, खुशियों के दीपक जलते हैं आंखों के बहते पानी से, जब भारत माता की मिट्टी लग जाती है पेशानी से। पर सोच जरा उस मिट्टी में वो गंध कहां से आती है, कि पाकिस्तानी हुई सानिया पर गीत यहीं क्या गाती है। हम खेलों में भी जहर नहीं घुलने देते जज्बातों
हाथों में, दिया अजहर के हाथों बल्ला और गेंद पठान के हाथों में। हम नेहरू, गांधी, जिन्ना वाले सारे किस्से छोड़ चुके। सन 47 में उठी दीवारें जाने कब की तोड़ चुके। अब मौका ही नहीं मिल पाता उन गिरी हुई दीवारों को, जब मंदिर वाला कलश चूमता मस्जिद की मीनारों। क्या बात है, वाह 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 वाह। यहां कविता और शायरी मंचों पे मुस्काती है। यहां हिंदी उर्दू दो भाषाएं मौसेरी कहलाती हैं। तब 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 तेरे जैसों का चेहरा तो शर्मसार हो जाता है, जब यूसुफ खान का नाम बदल दिलीप कुमार हो जाता है। क्या यार, कमाल हो गया। वाह, कमाल हो गया भाई, वाह। जब यूसुफ खान का नाम बदल दिलीप कुमार हो जाता है। हमने प्यार की धुनें सिखा दी यहां कान के बहरों को। यार पंक्ति पहुंचा रहा हूं कविता की। हमने प्यार की धुनें सिखा दी यहां कान के बहरों को। मजहब में खोने नहीं दिया सारे गामा की लहरों को। है अमजद अली की सरोत का खुमार अभी मस्तानों पर। जाकिर हुसैन के तबले की भी थाप रखी है कानों पर। यूं लगा कि जैसे मौसम ने ये जुल्फ खोल कर लहराई। रविशंकर का सितार बजा या बिस्मिल्लाह की शहनाई। रविशंकर का सितार बजा या बिस्मिल्लाह की शहनाई। मधुबन में राधिका नाचे रे, जब रफी साहब गा जाते हैं तो साहिर शकील के लिखे हुए सब भजन अमर हो जाते हैं। हाय 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 हाय, अरे कोयल कंठी लता का स्वर कानों में मिश्री घोल रहा। बेगम अख्तर की गजलों का जादू सर चढ़कर बोल रहा। तब 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 कौमी एकता का चर्चा तो सरेआम हो जाता है, जब हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक अब्दुल कलाम हो जाता है। जियो राजा यार, जियो राजा, वाह 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 वाह। तू पागल है, तू पागल है जो बैठा है अब तक नफरत के साए में। जो प्रेम नहीं तो फर्क नहीं कुछ अपने और पराये में। जो अल्फाजों में नफरत हो तो आंख शर्म से गड़ती है। जो लिखी प्रेम की भाषा हो तो दुनिया सारी पड़ती है। वो ताज देख ताज नहीं है एक इमारत प्रेम की। मीरा ने जहर पिया हंसकर लिखी एक इबारत प्रेम की। मीरा ने जहर पिया हंसकर लिखी एक इबारत प्रेम की। कहा तुलसी ने चौपाई में ये प्रेम बड़ा भागा है। जो तोड़ दिया तो जुड़ न सका वो रहीम का धागा है। जो तोड़ दिया तो जुड़ न सका वो रहीम का धागा है। तो भला कौन सा मजहब है जो कत्लेआम सिखाता है। बहे खून निर्दोषों का ये कब इस्लाम सिखाता है। तो हासिल नहीं कुछ होने वाला विस्फोटों के बाजार में। टेक कर मत्था मांग ले माफी ख्वाजा के दरबार में। बाबा बाबा बा। टेक कर मत्था मांग ले माफी ख्वाजा के दरबार में। मार दे ठोकर सेहरा को, छोड़ दे उस वीराने को। मां बेकरार है अब भी तेरे सर पे हाथ ठहराने को। पर अब भी खार बनकर अगर जो चिपका रहा बबूलों से और सबक ना ले पाया कहीं रोजाना की भूलों से, तो सच है ये नेहरू, नानक, गौतम गांधी की धरती है। पर चंडी सर पे आ जाए तो तुरंत से असले करती है। ये वतन नहीं, ये वतन नहीं, ये वतन नहीं, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल की परछाई है। अरे जीते जी खो दिया सुभाष तभी आजादी पाई है। हम भगत सिंह अब्दुल हमीद की बख्शी आन नहीं भूले। हम आजाद की मूंछों का वो स्वाभिमान नहीं भूले। अभी वीर शिवा की तलवारों में जंग नहीं आ पाई है। यहां माथे की बिंदियाओं में एहसास लक्ष्मीबाई है। यहां माथे की बिंदियाओं में एहसास लक्ष्मीबाई है। अरे हैरत करेगा अपने जिस्म से निकले हुए पसीने पे, जो प्रताप वाला ही भाला अगर रख दिया सीने पे। तो देखना एक दिन तेरे भी सर पर रखा ताज गिरेगा, जब ऊपर वाले का बम तुझ पर बेआवाज गिरेगा।
फिर इतिहास के पन्नों में कहीं तेरा हवाला नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तान की लाश पर बैठ कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। और कविता की अंतिम दो पंक्ति उनके चरणों में रखता हूं जो इस कविता की पंक्ति के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कहा कि गोविंद राठी, अगर इस कविता में ये दो पंक्ति नहीं होगी तो ये पूरी कविता व्यर्थ है। और गोविंद राठी इस मंच से खड़ा होकर मातेश्वरी की कसम खा के कहता है कि पूरी कविता की अगर 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 100 पंक्ति भी है तो ये दो पंक्ति जो योगेश शर्मा जी ने मुझे दी है इन सब पे भारी है। वो आप समझ जाएंगे। मैं दो पंक्ति पढ़ूंगा, दो पंक्ति के बाद पूरा सदन में जानता हूं कि दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के मुझे यहां से विदा करेगा। सुनिएगा। अरे हम सदियों से बोल रहे हैं, हम बरसों से बोल रहे हैं, जाने कब से बोल रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अब वक्त आ गया कह दे तू भी रघुपति राघव राजा राम। काम कर दिया। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। आप लोगों का बड़ा एहसानमंद हो गया, आपने दूसरी कविता भी सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ख्याल से देश की वंदना में जब ये कविता हुई तो निश्चित रूप से ये मंच एक पावन पुनीत शक्ल में तब्दील हो चुका है, जहां पर बंसीलाल जी बेकारी की तस्वीर लगी हो तो मंच यूं ही अपने आप में एक मंदिर की तरह है। अब मैं चाहता हूं कि इस मंदिर पे हम शिखर कलश की स्थापना करें और शिखर पे कलश के लिए मेरे पास वो शब्द सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं उन्हें आवाज दे के बुला दूं। मैं उन्हें किन शब्दों में यहां बुला के परिभाषित करूं, उनके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं मेरे दिल के भाव प्रकट करूं, अगर मेरी कोई इच्छा है तो मैं यूं कहूं कि अगर वे भगवान हैं तो मैं भक्त बनकर बैठना चाहता हूं उनके चरणों में। सच कह रहा हूं। अगर वे भगवान हैं तो मैं भक्त बनकर बैठना चाहता हूं उनके चरणों में। अगर वे समंदर हैं तो मैं पानी की एक बूंद बनकर निहित होना चाहता हूं उस समंदर में। अगर वे बाग हैं तो मैं एक फूल बनकर खिलना चाहता हूं उस बाग में। अगर वे पहाड़ हैं तो मैं कण बनकर जुड़ना चाहता हूं उस पहाड़ में। अगर वे आकाश हैं, आसमान हैं, तो मैं एक सितारा बनकर टिमटिमाना चाहता हूं उस आकाश में। अगर वे जमीन हैं तो मैं धूल बनकर बिखरना चाहता हूं जमीन पर। मैं उस बड़े कद के बड़े व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है श्री योगेश शर्मा। एक टिप्पणी और करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में दो तरह के कवि होते हैं। एक वे जिनकी कविताओं में आग होती है और दूसरे वे जिनकी कविता ही आग में डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं। सही बता रहा हूं। लेकिन वे कवि जो देश की दशा और दिशा का निर्धारण तय करते हैं, उनमें नाम होता है श्री योगेश शर्मा जी साहब का। बंसीलाल जी बेकारी की स्मृति के कार्यक्रम में सारी जवाबदारियां निभाने वाला वो शख्स आपके बीच है। पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर आमंत्रित करे श्री योगेंद्र शर्मा जी को।